हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं चार्ली मंगर के बारे में। चार्ली मंगर जो कि कल के डेट में 28 नवंबर 2023 के डेट में इनका निधन हुआ है। और ये इनके बारे में अगर हम ये कहें कि ये पूरे वर्ल्ड के इन्वेस्टर्स की दुनिया में, इन्वेस्टर्स या निवेशक के साम्राज्य में इनका एक बहुत बड़ा योगदान था। और इनका जो नाम है ना, कहीं न कहीं वॉरेन बफे से भी लिंक करके देखा जाता है। और ये भी माना जाता है कि वॉरेन बफे का ये राइट हैंड था। वॉरेन बफेट का राइट हैंड, वॉरेन बफेट के बारे में आपको बताना चाहते हैं, ये बेसिकली इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन है। और कहीं न कहीं वॉरेन बफे के आज के टाइम में जो इनकी सक्सेस है, इनकी आज जिस बुलंदी तक पहुँचे हैं, इनके पीछे ना चार्ली मंगेर का सबसे बड़ा हाथ है, माना जाता है। क्योंकि 1962 से कहीं न कहीं जो इन्वेस्टमेंट है, इसका जो स्ट्रैटेजी है, वो तरीका बदला। और बदलने के पीछे जो रीज़न है ना, वो चार्ली मंगेर था। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस वीडियो चार्ली मंगेर के बारे में। और ये भी समझें कि इंडिया के रिगार्डिंग चार्ली मंगेर का क्या पर्सपेक्टिव था, और चाइना से इंडिया का जो कंपैरिजन है वो किस तरीके से करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, चार्ली मंगर के बारे में हम ये बताना चाहते हैं कि ये इनका जो डेथ है ना, वो 19 सॉरी, जो जन्म है वो 1924 में 1 जनवरी को हुआ था, पहला ही दिन, ठीक है? और कल के डेट में इनका निधन हुआ। और इनके जो फैन्स हैं ना, ये ऐसा नहीं कि मतलब एक कंट्री तक सीमित है। इनकी जो फैन्स हैं ना, वो ऑल ओवर बोल सकते हैं वर्ल्ड से हैं। इंडिया से भी है। चाइना के लोग इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। चाइना के लोग पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि चाइना के ख़ासकर वहाँ के जो बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप है, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट सेक्टर है जहाँ पर इनका जो योगदान है बहुत बड़ा रहा है। ये आगे हम इस वीडियो में बात करें कि इंडिया के बारे में ये क्या कहते हैं, लेकिन हम बताना चाहते हैं सबसे पहले इनके बारे में कुछ बेसिक बातें जो कहीं न कहीं आपको मालूम होनी चाहिए। देखिए, अगर ये थोड़ा-सा इनके बारे में बेसिक ब की बात करें तो ये पेशे से लॉयर थे। और कहीं न कहीं इनकी जो एक बुक है राइम्स विद हंगर, ये वॉरेन बफे को बहुत ज़्यादा ये हेल्प किया। और ये कहा जाता है कि वॉरेन बफे इससे 7 साल ही बड़े थे। या हम ये कहें कि वॉरेन बफे इससे इनसे 7 साल के छोटे थे। और वॉरेन बफे की जो एक कंपनी है बर्कशायर जो हैथवे कंपनी, इनमें जो एनुअल गेन है 20% देखा गया 1965 से लेकर 2022 तक। और यही जो पहले अगर देखा जाए तो ये बहुत नुकसान में जा रहा था। तो जब हम लोग ये देखते हैं कि अ, जो चार्ली मंगर हैं, ये बर्कशायर जो हैथवे है, ये वाइस चेयरमैन थे, हम ये कह रहे हैं ये राइट हैंड थे। बेसिकली इन्वेस्टमेंट की जो स्ट्रेटजी है, ये दिया करते थे और इम्प्लीमेंट वॉरेन बफे करते थे। तो इनकी जो वैल्यू है, स्टॉक वैल्यू $2.2 बिलियन डॉलर की है, आप देख देख सकते हैं। और फोर्ब्स जी जो के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भी ये जाना जाता है कि ये 2.6 बिलियन इसकी जो ओवरऑल नेट वर्थ है। देखिए, दोनों को लिंक करके देखा जाता है। देखिए, दोनों ना आपस में आए और दोनों के बारे में एक बात कही जाती है कि वॉरेन बफे खासकर जो चार्ली मंगर, इनके बारे में कहते हैं कि इनके तरफ से ना हमें 3 चीज़ें मिली हैं, प्रेरणा, ज्ञान और जो भागीदारी है, ये हमें इनसे मिली है। लेकिन ये इन चार्ली मंगर जो है, ये मानते हैं कि मेरी जो स्ट्रेटजी है ना, वो 1% तक सीमित नहीं है। इनकी तरफ से ये कहा जाता है कि ये जो बेसिकली है ना, इनकी जो स्ट्रेटजी रहती है, इन्वेस्टमेंट की जो स्ट्रेटजी, वो 3 पिलर में काम करती है। वो 3 पिलर क किस तरीके से? तो आपको बताना चाहते हैं 3 पिलर जो है ना, वो कुछ इस तरीके से हैं कि ये सबसे पहले कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट में जो पैशन्स है, जो धैर्य है, वो हमें अपनानी चाहिए। देखिए, वॉरेन बफे का एक जस्ट अपोज़िट अप्रोच था, लेकिन इनका अप्रोच था थोड़ा अलग। वॉरेन बफे चाहते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है ऐसा जगह होना चाहिए जहाँ पर रिस्क तो हो ही, जहाँ पर दनादन रिटर्न आए। लेकिन ये मानते थे कि धैर्य से ही आगे चीज़ें प्रोसीड हो सकती है। धैर्य प्लस यहाँ पर अनुशासन की बात करते हैं, बिना अनुशासन के आगे बढ़ा नहीं जा सकता है। इसके बाद ये बात करते हैं कि चीज़ों को जितना आसान बनाया जा सके। ये 3 स्ट्रेटजी पर ये इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो जो भी लोग ऐसे लोग सुन रहे हैं, खासकर जो लोग इनके फॉलोवर्स हैं, इनको मानते हैं फैन, इनको एक आइडियल मानते हैं, तो इनकी 3 इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी पे आप काम कर सकते हैं। 3 स्ट्रेटजी जो इन्होंने दिया था। इनकी बहुत जो अच्छी-अच्छी कोट्स हैं, जो कहीं न कहीं आप भी सुने होंगे, देखे होंगे, जो आज के टाइम में भी पॉपुलर है कि आप हर दिन ना अपनी जो बुद्धिमत्ता है, यानी बुद्धिमानी पर हल्का-हल्का काम कीजिए, ना कि एक दिन ज़्यादा काम कीजिए। ये सिंपल आप किसी दूसरे स चीज़ों में आप देख सकते हैं। जो लोग प्रिपरेशन करते हैं, वो भी सेम चीज़ अप्लाई कर सकते हैं कि एक दिन में पूरी सिलेबस को कंप्लीट ना करके आप थोड़े-थोड़े कुछ मतलब सिलेबस को कंप्लीट करें। और अल्टीमेटली जब एग्ज़ाम आएगा तो कहीं न कहीं ये चीज़ें
आपकी सिलेबस कंप्लीट भी हो जाएगी। ये भी चीज़ कहते हैं कि ये 3 चीज़ें बैन होनी चाहिए, आप 3 चीज़ों को ये रुइन करती है जो पीपल्स के जो लाइफ़ है, ड्रग्स, लिकर और लिवरेज, ये तीनों चीज़ के बारे में बात करते हैं। और कहीं न कहीं ये बिटकॉइन को लेकर इनका जो पर्सपेक्टिव है, कुछ इस तरीके से ये मानते हैं ये नॉक्सियस पॉइज़न की तरह है। क्रिप्टो करेंसी की ये मानते हैं कि कोई इसका रेगुलेशन नहीं है, प्लस ये बहुत बड़ा इसमें रिस्क का एक फैक्टर जुड़ा होता है बिटकॉइन से। तो इसलिए ये मानते हैं बिटकॉइन सही नहीं है। इनका पर्सपेक्टिव तो ये था। लेकिन अगर हम बात करें कि चार्ली मंगर के बारे में कि ये 3 बेसिक रूल्स देते हैं, खासकर जो वॉरेन बफे को भी दिए थे, सक्सेसफुल होने के लिए लाइफ में। तो वो 3 चीज़ क्या है? तो 3 चीज़ इन्होंने ये कहा कि डोंट सेल एनीथिंग यू वुडन्ट बाय योरसेल्फ। आप वो चीज़ मत बेचिए जो आप खुद खरीद नहीं सकते हैं। लेकिन आज के टाइम में ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल भरे हुए हैं, जो आप देख सकते हैं कि ऐसे एग्ज़ाम्पल जहाँ पर लोग उसी चीज़ को बेच रहे हैं जो वो खुद यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है? किसी का एग्ज़ाम्पल नाम नहीं लेंगे, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। सेकंड में ये कहते हैं कि जो काम वो काम जो आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, जो आपको एडमायर नहीं कर रहा, वो काम करना गलत है। वो काम आप नहीं कीजिए, ठीक है? आप वैसे काम मत कीजिए। तीसरे में ये कि कहते हैं कि आप कोई भी काम कर रहे हैं ना, उसको एन्जॉय करते हुए कीजिए। कहीं न कहीं आप तीनों बातें सुने होंगे, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल नए हैं, ये नई-नई बातें हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये तीनों बातें आपने सुनी होंगी, लेकिन क्योंकि इस वीडियो में बात कर रहे हैं चार्ली मंगर के बारे में, तो कहीं न कहीं इनकी जो आइडियोलॉजी, इनकी जो थॉट है, कहीं न कहीं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बताना चाहते हैं कि आज के टाइम में जो शेयर जो हाथवे जो है कंपनी, ये $785 बिलियन का है आज के टाइम में। और पूरा जो श्रेय है ना, कहीं न कहीं देखा जाए तो चार्ली मंगर को जाता है। इन्हीं की हेल्प से आगे ये चीज़ें बढ़ी हैं। लेकिन आपको बताना चाहते हैं इसी में कि इंडिया के बारे में इनका क्या मानना है? एक हम वीडियो शेयर करेंगे लास्ट में, जब लेक्चर खत्म होगा तब वीडियो ज़रूर देखिएगा। फिलहाल तो इसमें हम इंडिया के बारे में कौन-कौन सी बातें कही गई हैं और चाइना के साथ कंपेयर करके ये हम बातें यहाँ पे करने वाले हैं। इंडिया के बारे में ये कहते हैं कि इंडिया और चाइना दोनों मिला के ये कहते हैं कि मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। तो इंडिया में बहुत सारे इनके फैन हैं और रियलिटी यही है कि बहुत सारे फैन है भी, इनको बहुत लोग फॉलो करते हैं, इनके इन्वेस्टमेंट जो पूरी कम्युनिटी है वहाँ लोग इनको मानते हैं, इनको सुनते हैं लोग। तो यहाँ पर इनका जो अनुभव है कहीं न कहीं लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो इंडिया के बारे में ये कहते हैं कि इंडिया के जो लोग हैं ना, वो इन्वेस्टर्स नहीं हैं। वो लोग ये इंडिया के जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको इन्वेस्टर्स नहीं मानते हैं। दूसरी बात तो ये है कि इंडिया में जो है ना, इंडिया को मानते हैं कि ये सबसे बड़ा की मार्केट है और की मार्केट है, लेकिन ये मानते हैं ये की मार्केट को जिस पोटेंशियल से यूज़ करना चाहिए, इंडिया के जो इन्वेस्टर्स है या जो लोग हैं उसको यूज़ नहीं कर पा रहे। इसके पीछे जो कारण बताते हैं, वो है इंडिया की जो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र और इंडिया में जो करप्शंस हैं। इंडिया में डेमोक्रेसी इसलिए क्योंकि इन्होंने इनके लेक्चर में ही आप लास्ट में इस वीडियो का हम लिंक कर देंगे, आप देख लेना। इसी वीडियो में कनेक्ट कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे। ये कहते हैं कि जब पोस्को एक स्टील प्लांट था, जब इंडिया में जब आया था, तो इंडिया में जो डेमोक्रेसी के नाम पर कुछ लोग जमा हुए और इसका बहिष्कार किए और उसके बाद से ऐसे जो प्रोजेक्ट है ना, वो इंडिया में आना बंद हो गए। आते हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये एक बहुत अच्छा अपॉर्च्युनिटी है था, ये मानते हैं ऐसा, ठीक है? और ये भी कहते हैं कि चाइना में होता तो इसको लूट के फिर ले लेते। इसके बाद में इनका ये भी कहना था कि 2011 की हम बात कर रहे हैं। 2011 में जब वॉरेन बफे जब इंडिया विज़िट किए, इसके बाद में जब रिटर्न गए, तो चार्ली मंगर ने ये सजेस्ट किया वॉरेन बफे को कि आप इंडिया में इन्वेस्ट कीजिए। तो स्टार्टअप उस समय था पेटीएम, ठीक है? तो पेटीएम में इन्होंने स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट $360 बिलियन किया था। ये बहुत बड़ा एक नंबर है, अमाउंट है जो उन्होंने किया था। तो ये इन्होंने ये भी कहा कि कुछ चीज़ें सही है, लेकिन कुछ चीज़ें जो इंडिया अडॉप्ट कर रहा है, लेकिन जो इंडिया का जो डेमोक्रेसी, जो इंडिया का जो कल्चर है, जो एक नेगेटिव साइड है, उसको पकड़ के बैठा हुआ है। जो पॉजिटिव साइड है, उस पर इंडिया के जो लोग हैं, इंडिया के जो इन्वेस्टर्स हैं, वो काम नहीं करना चाह रहे हैं और कहीं न कहीं कंपैरिज़न करते हैं चाइना से। चाइना से इसलिए कंपैरिज़न करते हैं क्योंकि चाइना के लोग ख़ासकर देखिए इनकी जो इन्वेस्टमेंट जो स्ट्रैटेजी है ना, चाइना में बहुत ज़्यादा फ़ॉलो किया जाता है, बहुत इन्वेस्टर्स की तरफ से। और ये बोलते हैं कि इंडिया के जो लोग हैं ना, वो पेसिमिस्टिक है, निराशावादी है और चाइना के जो लोग हैं ना, वो आशावादी है। कुछ इस तरीके की बातें करते हैं। कहीं न कहीं ये इस बात से अगर आप हमसे पूछे तो इस बात से हम एग्री नहीं करते कि इस तरह के जो स्टेटमेंट है वो इंडिया पे सूटेबल होता है कि इंडिया के लोग निराशावादी है, चाइना के लोग आशावादी है। ये भी कहते हैं कि एक रिपोर्ट के एस&पी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो 2026 के तक बोला गया है कि यहाँ तक
26 तक में जो इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 7% तक रहने वाली है और ये चाइना की जो 3 से 4% रहने वाली है। तो ये भी कंपैरिज़न कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो चाइना से आगे है। लेकिन अल्टीमेटली ये देखा जाए कि लॉन्ग टर्म में कि चाइना की जो ग्रोथ रेट है या अप्रॉक्स ओवरऑल सब कुछ मिला लिया जाए तो कहीं न कहीं चाइना जो है ना इंडिया से इकोनॉमिकली और भी बहुत सारी चीज़ों में आगे है। लेकिन जीडीपी ग्रोथ रेट में इंडिया आगे है। बहुत सारी कंट्रीज़ आगे हैं। सो आपका क्या मानना है? आप एक वीडियो देखिए, उसके बाद अपना जो कमेंट है ना, आपकी क्या ओपिनियन है, आप वो कमेंट में लिख सकते हैं कि आप इसके थॉट से, इसके विचार से कितने सहमत हैं। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। Turn to India. And I would say I'd rather work with a bunch of Chinese than I would Indian civilization, mired down, caste system, overpopulation, assimilating the worst stupidities of the democratic system, which, by the way, Lee Kuan Yew avoided. It's hard to get anything done in India, and the bribes are just awful. So all I can say is it's not going to be easy for India to follow the example of Lee Kuan Yew. I think India will move ahead, but it is so defective as a get-ahead in place. The Indians I know are fabulous people. They're just as talented as the Chinese, the Indian populace. But the system and the poverty and the corruption and the crazy democratic thing where you let anybody who screams stop all progress, it mires India with problems Lee Kuan Yew didn't have. And I don't think those Indian problems are all easy to fix. Let me give you an example. The Korean steel company, POSCO, invented a new way of creating steel out of lousy iron ore and lousy coal. There's some province in India that has lots of lousy iron ore and lots of lousy coal, which there's not much use for. And this one process would take their lousy iron ore and the coal and make a lot of steel, and they got a lot of cheap labor. So POSCO and India were made for each other. And they made a deal with this province to get together and use the POSCO know-how and the Indian lousy iron ore and lousy coal. And 8 or 9 or 10 years later, with everybody screaming and objecting and farmers lying down on the road or whatever was going on, they canceled the whole thing. In China, they just would have done it. Lee Kuan Yew would have done it in Malaysia. India is grossly defective because they've taken the worst aspects of our culture, allowing a bunch of idiots to scream and stop everything, and they copied it. And so they've taken the worst aspects of democracy, and then they've forged their own chains and put them on themselves. So